हाय एवरीवन, बायोमॉलिक्यूल्स में प्रोटीन्स देख रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में ज्विटर आयन के बारे में पढ़े। और ज्विटर आयन जो कि डायपोलर आयन था, अल्फा अमीनो एसिड एग्जिस्ट कर रहे थे सॉलिड स्टेट में डायपोलर आयन के रूप में, मतलब ज्विटर आयन के रूप में। लेकिन वह ज्विटर आयन पे जो प्लस माइनस चार्ज था वह ऑलवेज वैसा ही स्टे नहीं करता है। सॉल्यूशन का मीडियम चेंज करने से वह चार्ज जो है डिसअपीयर भी हो सकता है। और उसमें से देखे थे हम लोग कि हाईली एसिडिक सॉल्यूशन हो तो केटाइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता था और हाईली बेसिक सॉल्यूशन हो तो एनाइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता था। और उसी से रिलेटेड एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखेंगे इसमें, एंड द टॉपिक इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। ठीक, समझोगे ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। शुरुआत से चलते हैं हम लोग। नॉर्मली एक अल्फा अमीनो एसिड को आप दिखलाओगे ऐसा, ठीक, दिस वन इज अल्फा अमीनो एसिड, ऐसे दिखाया आप अल्फा अमीनो एसिड को। एग्जिस्ट तो ऐसे करता नहीं है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है या H चला जाता है इसके लोन पेयर के साथ, तो फिर फाइनली ये एग्जिस्ट करता है कुछ इस प्रकार से, N पे प्लस CHR COO माइनस, और इसी को हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन जो कि डायपोलर नेचर का है। डायपोलर मतलब दोनों चार्ज है, प्लस भी और माइनस भी। फिर इसमें दो कैटेगरी हम लोग देखे थे कि यदि एसिडिक सॉल्यूशन हो, pH मच लेस देन 7 एसिडिक सॉल्यूशन, तो एसिडिक सॉल्यूशन है तो यहाँ बहुत सारे H+ आयन्स होंगे और उस H+ को या वो माइनस एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो एग्जिस्ट करेगा ऐसा, N पे प्लस CHR COOH, मतलब केटाइनिक फॉर्म में। दूसरा केस देखे थे कि यदि pH मच ग्रेटर देन 7 मतलब बेसिक सॉल्यूशन हो, और बेसिक सॉल्यूशन हो तो ऑब्वियसली यहाँ बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आयन्स होंगे ऐसा, और यह हाइड्रोक्साइड क्या करता है, इसके प्रोटॉन को लेता है, तो इस केस में यह एग्जिस्ट करता है कुछ इस प्रकार से, एनाइनिक फॉर्म। इतना बात हम लोग पढ़े थे। अब चूंकि यह केटाइनिक फॉर्म हो या एनाइनिक फॉर्म हो, दोनों सॉल्यूशन फेज है, दोनों क्या है, सॉल्यूशन फेज है। ठीक, अब जैसे मान लो कि यह सॉल्यूशन है अल्फा अमीनो एसिड का ऐसा, ठीक, और कैसा सॉल्यूशन है भाई, बेसिक सॉल्यूशन है। तो यदि आप बेसिक सॉल्यूशन है अल्फा अमीनो एसिड का, तो बेसिक सॉल्यूशन में हम लोग देख रहे हैं कि यह किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एनाइनिक फॉर्म में ऐसा। ठीक, अब क्या करो कि तुम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, एनोड ले लो और एक कैथोड ले लो। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज। तो यदि अमीनो एसिड के बेसिक सॉल्यूशन से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, तो उसके बेसिक सॉल्यूशन में जो अमीनो एसिड है वे एग्जिस्ट कर रहे हैं एनाइनिक फॉर्म में। एनाइनिक फॉर्म मतलब सब पे है माइनस, तो जब सब पे माइनस चार्ज है तो फिर ये किधर मूव करेंगे, ऑब्वियसली पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, मतलब एनोड की तरफ, इस प्रकार से। मतलब इन द बेसिक सॉल्यूशन अल्फा अमीनो एसिड माइग्रेट्स टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड। वही काम आप यहाँ भी कर लो।
ऐसा, लेकिन यह होगा एसिडिक सॉल्यूशन। और एसिडिक सॉल्यूशन में हम लोग देख रहे हैं कि यह किस फॉर्म में है, केटायनिक फॉर्म में है, ऐसा केटायनिक फॉर्म। अब यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करो तो ये हुआ एनोड जिस पर प्लस चार्ज है, इसको मान लो कैथोड जिस पे नेगेटिव है। तो इस बार क्या होगा कि इस बार जो ये सारे पॉजिटिव आयंस हैं, अब जो कि अब डायपोलर नहीं रहा, डायपोलर मतलब प्लस माइनस दोनों होना चाहिए, लेकिन एसिडिक बेसिक मीडियम में हम लोग देख रहे हैं कि डायपोलर आयन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल, मतलब मोनोपोलर आयन बोल सकते हो, यहाँ केवल पॉजिटिव यहाँ केवल नेगेटिव है। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो सारे केटायंस हैं ये मूव करेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, मतलब कैथोड की तरफ, ऐसा। मतलब इस केस में क्या हुआ कि ये सारे माइग्रेट टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड मीन्स कैथोड लेकर के चलना है, ऐसा। समझ गए बात को? यहां से क्या क्या बात बताए हम कि अल्फा अमीनो एसिड एग्जिस्ट किया डायपोलर आयन, ज्विटर आयन के रूप में, जो कि क्रिस्टलिन सॉलिड है। जब इस सॉलिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया और सॉल्यूशन के पीएच को काफ़ी कम कर दिया गया बाय एडिंग एसिड, एसिडिक बना दिया गया, तो ओवरऑल वह ज्विटर आयन एग्जिस्ट किया केटायनिक फॉर्म में। और जब ऐसे सॉल्यूशन को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रखोगे तो इसमें जो केटायंस हैं ऑब्वियसली वे सारे मूव करेंगे कैथोड के तरफ, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड के तरफ। सेम वे में यदि उस ज्विटर आयन के एक्वस सॉल्यूशन को बेसिक बना दिया जाए बाय एडिंग बेस, इंक्रीजिंग द पीएच फ्रॉम 7 टू अपवर्ड वैल्यू, तो इस केस में या ज्विटर आयन एग्जिस्ट करेगा एनायनिक फॉर्म में। और जब इस सॉल्यूशन जिसमें कि एनायनिक फॉर्म है ज्विटर आयन का या अमीनो एसिड का, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो ये सारे एनायनिक फॉर्म जो है एनायंस माइग्रेट करेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब एनोड की तरफ। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया ना कि एक पर्टिकुलर पीएच के लिए जो अल्फा अमीनो एसिड हैं वे इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। और जब आयंस का मूवमेंट होगा ऐसे सॉल्यूशन में तो ऑब्वियसली करंट पास करेगा सॉल्यूशन से, और यह जो सॉल्यूशन हुआ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड वह फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल केटायन, मोबाइल एनायन, या फिर केवल दे देगा मोबाइल आयन, केटायन एनायन नहीं लिखेगा। तो देखो केटायन एनायन तुम तभी बता पाओगे ना जब पीएच का रेंज पता हो। जनरल केवल वहाँ वो बोल रहा है एक्वस सॉल्यूशन के बारे में, तब तो आप डेफिनेटली नहीं बता पाओगे, बिल्कुल नहीं बता पाओगे कि केटायनिक फॉर्म में है कि एनायनिक। हम क्या क्वेश्चन बोले कि द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो होने से रहा नहीं होगा, मोबाइल केटायन, मोबाइल एनायन, या फिर केवल मोबाइल आयन देगा। तो उस केस में केटायन एनायन नहीं, आप केवल आयन टिक करोगे। हाँ, इसी को यदि ऐसे पूछे कि द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड इज a good conductor of electricity at pH बराबर 1 से 2, तो this is due to the presence of अब यहाँ दे देगा मोबाइल इलेक्ट्रॉन, या दे देगा मोबाइल आयन, या फिर दे देगा मोबाइल केटायन, मोबाइल मतलब मूवेबल जो फ्री हो, और फिर दे देगा मोबाइल
एनायन, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन देगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि ऐसे करके क्वेश्चन दिया तो कैसे डील करोगे? एक्वस सॉल्यूशन है तो कंडक्टर तो होगा ही। पीएच देख लेना, 1 से 2 है पीएच मतलब एसिडिक, ठीक। और एसिडिक मीडियम में जो है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? अल्फा अमीनो एसिड, केटायनिक फॉर्म में। तो ऑब्वियसली केटायन, मोबाइल केटायन इज द आंसर। मोबाइल मतलब मूवेबल, फ्री, जो मूव करने लायक हो, ठीक है। तो यह जो अल्फा अमीनो एसिड का डाइपोलर आयन है या फिर उसका केटायनिक और एनायनिक फॉर्म है, ये सभी एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। ये सभी एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि पीएच चेंज कर जाने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि वह उनका जो नेचुरल एग्जिस्टेंस है फॉर्म में वह चेंज कर जा रहा है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो केटायनिक फॉर्म है इक्विलिब्रियम में होगा ज्विटर आयन का, और फिर वही इक्विलिब्रियम में होगा उसके एनायनिक फॉर्म का। और ये डिपेंड करता है पीएच पर, ठीक है। ज्विटर आयन से केटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा जब पीएच कम हो, और केटायनिक से ज्विटर आयन में जाएगा जब पीएच ज़्यादा हो। तो यहाँ पीएच ग्रेटर कर देते हैं, यहाँ पीएच लेस कर देते हैं। वैसे यहाँ ज्विटर आयन से एनायनिक फॉर्म में आएगा कब? एनायनिक फॉर्म में आएगा, यहाँ ऊपर में एनायनिक से ज्विटर आयन जा रहा है, या ठीक है ज्विटर आयन से एनायनिक, तो पीएच लेस देन 7, यहाँ पीएच ग्रेटर देन 7। एरो देखना ना, ये एरो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, मतलब इसमें केटायनिक फॉर्म बदल रहा है ज्विटर आयन में, तो पीएच जो है ज़्यादा होना चाहिए। ये एरो है राइट टू लेफ्ट, ज्विटर आयन बदल रहा है केटायन में, तो ज्विटर आयन केटायन में तब बदलता है जब पीएच कम हो 7 से, लेस देन पीएच कम हो। और उसके बाद फिर यहाँ ज्विटर आयन एनायनिक में बदल रहा है, तो तब बदलेगा जब पीएच 7 से ज़्यादा हो। और यहाँ बदलेगा एनायन बदलेगा ज्विटर आयन में, एनायन बदलेगा ज्विटर आयन में जब पीएच 7 से कम, ऐसा। तो इसको ध्यान में रख लेना है। क्वेश्चन क्या आएगा समझ में आ गया? तो अब यहाँ बात आया कि यदि पीएच बहुत कम हुआ, एसिडिक रेंज का हुआ, तो उस केस में ज्विटर आयन एग्जिस्ट करेगा केटायनिक फॉर्म में और माइग्रेट करेगा कैथोड की ओर, ठीक है। अब इसको हम ऐसे दिखाते हैं। यहाँ मान लो 2 इलेक्ट्रोड फिट कर दो, ठीक है। एक को मान लो नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला हो जाएगा एनोड, नेगेटिव वाला हो जाएगा कैथोड, ठीक। और ये मान लो कि अल्फा अमीनो एसिड का है सॉल्यूशन, ऐसा। तो देखिए 2 केस था, पहला कि पीएच लेस देन 7 हो, तो पीएच 7 से कम रहेगा तो एग्जिस्ट करेगा केटायनिक फॉर्म में और जाएगा कैथोड की तरफ। दूसरा केस बताए पीएच ग्रेटर देन 7 हो, तो इस केस में एग्जिस्ट करेगा वह एनायनिक फॉर्म में और जाएगा एनोड की तरफ। लेकिन एक वैसा इंटरमीडिएट पीएच भी होना चाहिए। इंटरमीडिएट पीएच मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 7 ही होना चाहिए, बल्कि एक बीच वाला भी वैसा कोई पीएच होना चाहिए, इंटरमीडिएट पीएच, जिस पीएच पर अल्फा अमीनो एसिड डाइपोलर आयन के रूप में एग्जिस्ट करता हो। क्या बोले हम? यदि पीएच 7 से कम तो वह एग्जिस्ट किया केटायनिक फॉर्म में, यदि पीएच 7 से ज़्यादा तो वह एग्जिस्ट किया एनायनिक फॉर्म में। तो एक पीएच इंटरमीडिएट रेंज का हो। इंटरमीडिएट रेंज क्या होगा ये नहीं बताया जा सकता, वो अल्फा अमीनो एसिड के नेचर पे डिपेंड करता है, एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग होता है। तो यदि एक इंटरमीडिएट पीएच हो तो उस केस में वह अल्फा अमीनो एसिड डाइपोलर आयन के रूप में एग्जिस्ट करेगा, मतलब प्लस माइनस दोनों रहेगा। और जब प्लस माइनस दोनों रहेगा तो प्लस वाला मूव करना चाहेगा माइनस की तरफ, माइनस वाला प्लस की तरफ, लेकिन चूंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक ही मॉलिक्यूल में है, तो ओवरऑल ना ये तो इधर जा पाएगा और ना ही इधर जा पाएगा। मतलब इस केस में नो नेट माइग्रेशन
नो नेट माइग्रेशन ऑफ अमीनो एसिड मॉलिक्यूल या आयन जो भी है। तो यह पीएच, इंटरमीडिएट रेंज का पीएच, जिस पीएच पे एक अल्फा अमीनो एसिड डायपोलर आयन के रूप में एग्जिस्ट किया अपने एक्वस सॉल्यूशन में, और कोई भी इलेक्ट्रोड के तरफ उसका नेट माइग्रेशन नहीं हो पाया, तो वही इंटरमीडिएट पीएच को जो है हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, देखो आइसो का मतलब होता है सेम, ये पॉइंट का मतलब समझ लो पीएच, और इलेक्ट्रिक कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिकल मूवमेंट। तो वह पीएच जब आयन का इलेक्ट्रिकल मूवमेंट सेम हो कहने का मतलब कि यदि वह कैटायन की तरफ मूव कर रहा हो तो फिर एनायन की तरफ कैथोड की तरफ मूव कर रहा हो तो फिर एनोड की तरफ भी उसका मूवमेंट हो सकता है, दोनों तरफ इक्वल मूवमेंट होगा, सेम होगा। और यदि ऐसा है तो बताए कि वह ओवरऑल किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं कर पाएगा और एग्जिस्ट करेगा डायपोलर आयन फॉर्म में। और यही पीएच जिस पर एक अल्फा अमीनो एसिड का कोई नेट माइग्रेशन नहीं हो पाता है किसी भी इलेक्ट्रोड के तरफ, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, इसी को अब डिफाइन करेंगे हम लोग, तो कैसे लिखेंगे बात को समझोगे। शुरू से चल रहे हैं हम लोग कि ज्विटर आयन कैसे बना, एसिडिक बेसिक मीडियम में कैसे एग्जिस्टेंस हुआ इसका, और उसके बाद फिर मूवमेंट इसका। तो क्या बोलेंगे हम लोग कि एन अल्फा अमीनो एसिड एग्जिस्ट्स इन द डायपोलर आयनिक फॉर्म which is called Zwitter ion. When this Zwitter ion is dissolved in water, that is the aqueous solution of alpha amino acid is made, and the solution is made acidic by adding acid, that is the pH of the solution becomes much lower than 7. So the alpha amino acid exists in the cationic form and it will migrate towards cathode under the influence of applied electric field. In the same way, if the aqueous solution of this Zwitter ion made basic, that is the pH of the solution will much greater than 7, then the alpha amino acid exists in the anionic form and it will migrate towards anode under the influence of applied electric field. But at an intermediate pH, an alpha amino acid exists in the dipolar ionic form, that is Zwitter ion, and in this case there is no net migration of alpha amino acid towards either of the electrode under the influence of applied electric field, and this intermediate pH where an alpha amino acid does not show any movement towards the electrode is called isoelectric point. समझ गए? तो इसका मतलब हुआ कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे देखो हम क्या बोले कि ये सारे इक्विलिब्रियम में होते हैं। अभी बताए थे कि कैटायनिक फॉर्म, डायपोलर आयन फॉर्म और एनायनिक फॉर्म, ये तीनों एक दूसरे से इक्विलिब्रियम, तीनों जो है एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में है। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर चूंकि अमीनो एसिड का किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब वह एग्जिस्ट करेगा ज्विटर आयन फॉर्म में। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब वह जो पीएच है जिस पर उसका माइग्रेशन नहीं हो रहा है, तो उस पीएच पर वह अमीनो एसिड मोस्टली एग्जिस्ट करेगा ज्विटर आयन फॉर्म में, मोस्टली एग्जिस्ट करेगा ज्विटर आयन फॉर्म में, मतलब ज्विटर आयन का कंसंट्रेशन उस केस में ज़्यादा होगा। तो इससे रिलेटेड भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अल्फा अमीनो एसिड कॉमा
ऑप्शन दे देगा ज्वीटर आयन डोमिनेट्स, फिर दे देगा कैटायनिक फॉर्म डोमिनेट्स, फिर दे देगा एनायनिक फॉर्म डोमिनेट्स, और एक लास्ट दे देगा कि ऑल आर इक्वली एग्जिस्ट। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। सब्जेक्टिव में तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का डेफिनेशन ही एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। या दूसरा तरीका ऐसे हो गया कि एट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अल्फा अमीनो एसिड कौन सा स्ट्रक्चर उसका डोमिनेट करता है, ज्वीटर आयन, कैटायनिक। अभी पता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब किसी भी डायरेक्शन में माइग्रेशन नहीं होगा, और माइग्रेशन नहीं होगा तो दोनों चार्ज प्रेजेंट रहेगा उसमें, प्लस भी और माइनस भी, मतलब डाइपोलर आयन, दैट इज ज्वीटर आयन। तो ऐसे करके कर लोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब यह आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जानेंगे कैसे हम लोग कि कौन सा अल्फा अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है। तो एक तो एक्सपेरिमेंटली पता किया जाता है, या थियोरिटिकली भी उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है देखते हैं हम लोग। तो बोल रहा है फॉर ए न्यूट्रल अमीनो एसिड, एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है, तो इसके लिए जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जिसको पी से डिनोट करते हैं, वह बराबर होगा एवरेज ऑफ pKa1 एंड pKa2। क्या है pKa1 pKa2? तो देखो ई तो जैसे pH इक्वल टू हम लोग लिखते हैं ना log 1 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, उसी प्रकार से pKa को आप लिखोगे log कंसंट्रेशन ऑफ Ka1, और इसको लिखोगे log 1 कंसंट्रेशन ऑफ Ka2। तो हम लोग को जानना है Ka1 और Ka2। ये pKa1 क्या है तो बता दिए, log के टर्म में है। तो यहाँ से जो Ka1 है दिस इज एसिडिटी कांस्टेंट ऑफ द कैटायनिक स्पीसीज। कैटायनिक स्पीसीज का एसिडिटी कांस्टेंट कहने का मतलब हुआ लॉस ऑफ H प्लस फ्रॉम COOH। और ये जो Ka2 है दिस इज एसिडिटी कांस्टेंट ऑफ डाइपोलर आयन, मतलब लॉस ऑफ H प्लस फ्रॉम COOH। देखो ओवरऑल जो एग्जिस्टेंस था, तो एक तो न्यूट्रल फॉर्म में अल्फा अमीनो एसिड ऐसे एग्जिस्ट करता था, तो यहाँ बताया कि वो H का इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो H यहाँ बाहर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H प्लस। तो यह H प्लस रिलीज करने का जो टेंडेंसी है, इसी को हम लोग एसिडिटी कांस्टेंट के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। तो यदि यह कार्बोक्सिल ग्रुप H प्लस रिलीज करे तब यह कांस्टेंट कितना होगा, वो हुआ Ka1। और फिर हम लोग देखें कि जब डाइपोलर आयन बन रहा था तो उस केस में कुछ ऐसा फॉर्मेशन हो रहा था ऐसे, और यहाँ भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके H प्लस बाहर कर रहा था। तो जब ऐसे अमोनियम आयन से H प्लस बाहर, तब इसका यह टेंडेंसी कितना होगा, उसको एक्सप्रेस करते हैं Ka2 के रूप में। तो समझ गए, K1 इज द एसिडिटी कांस्टेंट ऑफ कैटायनिक स्पीशीज, मतलब जब कार्बोक्सिल ग्रुप से H प्लस रिलीज होगा तब उस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा, Ka1। मतलब Ka1 बता रहा है इस कार्बोक्सिल ग्रुप से H प्लस रिलीज होने का टेंडेंसी, और Ka2 बता रहा है इस अमोनियम ग्रुप से, इससे H प्लस रिलीज होने का टेंडेंसी। तो ये दोनों का एवरेज कर दोगे तो निकल जाएगा न्यूट्रल अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। जैसे
एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। से रिलेटेड, एलानिन एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है, तो इसका जो डायपोलर आयन होगा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ऐसा, ठीक। अब इसमें से PKA1 मतलब या जो कार्बोक्सिल ग्रुप अपना H+ ट्रांसफ़र किया है इसको, वो H+ ट्रांसफ़र करने का जो पावर है इसका वह है 2.3, और फिर अब इसका H+ लूज करने का टेंडेंसी PKA2 ये है 9.7। अब याद रखना इसमें से कि यह जो H+ रिलीजिंग टेंडेंसी होता है, इक्विलिब्रियम का चीज़ है सब, H+ रिलीजिंग टेंडेंसी जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है PKA का। तो जिसका PKA कम है उसका H+ रिलीज करने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा और वह स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिसका PKA ज़्यादा है उसका H+ रिलीज करने का टेंडेंसी कम होगा, वीक एसिड होगा। तो यहाँ देखो ये जो PKA1 है कार्बोक्सिल ग्रुप के H+ रिलीज करने का टेंडेंसी, उसके लिए PKA वैल्यू कम है इसलिए ज़्यादा है, तो PKA वैल्यू कम है मतलब H+ देने का टेंडेंसी इसका बढ़ गया। इसका मतलब ये कार्बोक्सिल ग्रुप अपना प्रोटॉन देगा इसको, ये टेंडेंसी ज़्यादा है, लेकिन ई वापस H+ दे दे इसको, ई टेंडेंसी इसके लिए कम है, ठीक। अब यहाँ से निकालो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट PI, ऐसे डिनोट करते हैं, सिंपल सा है 1/2 PKA1 प्लस PKA2, तो 1/2 2.3 प्लस 9.7, तो आ जाएगा 1/2 इंटू 12.0 मतलब 6.0। तो एलानिन के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 6.0 हुआ, मतलब इस pH पर एलानिन ना तो कैथोड की तरफ मूव करेगा ना एनोड की तरफ मूव करेगा, और वह बेसिकली एग्जिस्ट करेगा इस डायपोलर आयनिक फॉर्म में। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, समझ गए? दोनों के जो PK वैल्यूज हैं उसका एवरेज ले लेना है बस। तो अमीनो एसिड बेसिकली 3 टाइप का हम लोग लिखे थे, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। तो ये न्यूट्रल का कैलकुलेट करने का तरीका हुआ। उसी प्रकार से यदि हम लोग बेसिक अमीनो एसिड के लिए करें, फॉर बेसिक अमीनो एसिड, तो बेसिक अमीनो एसिड के लिए यदि करेंगे तो यह बोल रहा है कि जो PI होगा दिस वन विल बी द एवरेज ऑफ PKA वैल्यूज ऑफ 2 पॉजिटिवली चार्ज्ड एमीन ग्रुप, जैसे लाइसिन। लाइसिन एक बेसिक अमीनो एसिड है, या यदि एग्जिस्ट करेगा ज्यूटर आयन के फॉर्म में तो ऐसे करेगा CH2 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 CH NH3+ और यहाँ COOH। अब इसमें से इसके लिए जो PKA का वैल्यू है वह है 2.18, इसके लिए जो PKA का वैल्यू है वह है 8.95, और इसके लिए जो PKA का वैल्यू है वो है 10.53। तो हम क्या बोले कि PK वैल्यू जितना कम रहेगा H+ देने का टेंडेंसी उतना अधिक। तो H+ E भी रिलीज कर सकता है, E भी रिलीज कर सकता है, E भी, लेकिन सबसे कम वैल्यू इसका है तो सबसे जल्दी H+ यही रिलीज करेगा, फिर E और लास्ट में E। खैर इससे कोई मतलब नहीं है, बोल रहा है कि बेसिक अमीनो एसिड है तो इसमें से जो 2 पॉजिटिवली चार्ज्ड NH2 ग्रुप है, तो पॉजिटिवली चार्ज होगा तो फिर ऐसे एग्जिस्ट करेगा, ऐसे। तो ऐसा वाला जो 2 ग्रुप है वो दोनों का PKA का एवरेज निकाल देना है बस। तो यहाँ से जब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालोगे तो एक इसका है 8.95, इधर है 10.53/2, तो आ जाएगा 19.48/2, तो 9.74। तो इसका मतलब हो गया कि इस pH पर लाइसिन ना तो एनोड की ओर मूव करेगा ना ही कैथोड की ओर, और वह डायपोलर आयन मतलब कि न्यूट्रल फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करेगा, समझ गए? तो इससे कम pH रहा तो फिर एसिडिक हो गया, इससे ज़्यादा रह गया तो बेसिक हो गया।
तो ये नहीं समझना है कि 7 से कम रहा तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा रहा तो बेसिक। अमीनो एसिड के केस में वैसे नहीं होता है, इसमें पीएच का वैल्यू कोई सर्टेन नहीं है, वो निकाला जाता है ऐसे जैसे हम बताए। अब एक लास्ट बचा एसिडिक अमीनो एसिड, कि यदि एसिडिक अमीनो एसिड है तो उसके लिए फिर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एसिडिक के लिए कुछ ऐसा ही तरीका है, उसमें से दोनों COOH ग्रुप लेंगे। बेसिक अमीनो एसिड में हम लोग पढ़े थे कि इसमें NH2 ग्रुप ज़्यादा होता है कार्बोक्सिल से। न्यूट्रल में पढ़े थे कि दोनों बराबर, एसिडिक में जो है कार्बोक्सिल ग्रुप ज़्यादा होगा फॉर एसिडिक अमीनो एसिड। तो एसिडिक अमीनो एसिड मतलब क्या, COOH ग्रुप का संख्या ज़्यादा होगा किससे, NH2 से। बेसिक में ही वाला ज़्यादा था। एग्जाम्पल में जैसे ग्लूटामिक एसिड ले लो, ग्लूटामिक एसिड तो ये एग्जिस्ट करेगा ऐसा HCOC CH2 CH2 CH NH3 प्लस COOH। तो बात यहाँ ही है कि H प्लस यहाँ से भी रिलीज हो सकता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। लेकिन इससे मतलब नहीं, हम लोग कार्बोक्सिल ग्रुप देखेंगे। तो इसके लिए जो pKa का वैल्यू है वह है 2.19, इसके लिए pKa का वैल्यू है 4.25 और इसके लिए pKa का वैल्यू है 9.67। तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये दोनों का एवरेज लेना है। तो यहाँ से आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालोगे तो 2.19 प्लस 4.25/2 सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3.22 एंड दिस 3.22 इज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ ग्लूटामिक एसिड। मतलब इस पीएच पे ग्लूटामिक एसिड ना तो कैथोड की ओर मूव करेगा ना ही एनोड की ओर मूव करेगा। इसको और डिटेल में यदि समझना चाहो, जैसे कि यहाँ दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप है तो दोनों का पीके वैल्यू अलग क्यों हुआ, इसका पीके कम है मतलब इसका H प्लस रिलीज करने का टेंडेंसी ज़्यादा क्यों हुआ, इसका H प्लस रिलीज करने का टेंडेंसी कम क्यों हुआ, ठीक है। तो इस सबका एक्सप्लेनेशन है जो कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में जो है पढ़े होगे या पढ़ोगे इसको, तो वहाँ से बात को समझ जाओगे। फिलहाल ये जो 3 प्रकार के अमीनो एसिड हुए, न्यूट्रल, बेसिक और एसिडिक, तीनों का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया गया। न्यूट्रल है तो उसमें से जो NH3 पॉजिटिव पार्ट है और कार्बोक्सिल, वो दोनों के pKa का एवरेज लेते हैं। pKa क्या समझ गए, log of 1/Ka। Ka क्या है तो H प्लस रिलीज करने का टेंडेंसी को बतलाता है। Ka जितना ज़्यादा रहेगा H प्लस उतना जल्दी रिलीज करेगा, और Ka ज़्यादा होगा मतलब pKa कम, क्योंकि pKa और Ka एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। तो pKa कम, H प्लस रिलीज करने का टेंडेंसी ज़्यादा और एसिड स्ट्रॉन्ग। बस इतना बात समझोगे। फिर बेसिक का कैसे कैलकुलेट किए थे, तो बेसिक में जो 2 अमोनियम आयन था केटायनिक फॉर्म, वो दोनों का H प्लस रिलीज करने का जो टेंडेंसी था pKa, उसका एवरेज निकाले। और एसिडिक वाला का कैसे किए, तो इसमें जो कार्बोक्सिल ग्रुप था ये दोनों के pKa का एवरेज निकाल दिए। तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है कैलकुलेट हो गया अमीनो एसिड का। तो ऐसे कैलकुलेशन भी पूछ सकता है या फिर डायरेक्ट वैल्यू तो जनरली नहीं ही पूछता है, डेफिनेशन 1-2 एग्जाम्पल या कैलकुलेशन भी पूछ सकता है। ध्यान रखोगे, ऐसे दे देगा ग्लूटामिक एसिड, बोलेगा 2 कार्बोक्सिल ग्रुप और एमीन का pKa इतना है, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बताओ कितना होगा, ठीक है। कर लोगे, इसको नोट्स में लिखा हुआ है, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। धन्यवाद।